रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद जानवी घर आने के लिए निकल जाती है और जैसे ही वो आधे रास्ते पर पहुंचती है तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और इस कारण वो सर से लेकर पैर तक भीग जाती है और उसके लंबे घने बाल भी पूरी तरह बारिश के पानी से भीग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंचती है जहां उसकी माँ रम्या उसे बोलती है, हाय राम, ये लड़की भी ना, अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, किसी स्टैंड पर रुक जाती थोड़ी देर, देख कैसे पूरे बाल गीले हो गए तेरे, अरे जुएं पड़ जाएंगी। माँ, जब मैं कॉलेज से निकली तब तो बारिश हो ही नहीं रही थी, अचानक से आधे रास्ते में शुरू हो गई। हाँ, सर्दियाँ शुरू होने वाली है ना, उसी का पैगाम लेकर आई है ये बारिश। जानवी जल्दी से कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज करके अपने गीले बालों को तौलिए से सुखाने लगती है और थोड़ी देर बाद उसके सर में खुजली शुरू हो जाती है। ये देखकर उसकी छोटी बहन कुहू बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप इतना सर क्यों खुजा रही हो, जुएं पड़ गई क्या? जुएं? वो भी मेरे सर में? पागल है क्या? अरे मैं बारिश में भीग गई थी, उसी वजह से खुजली हो रही है। इतना बोलकर दोनों बहनें खाना खाकर सोने के लिए वापस कमरे में आती है और एक साथ सोने के कारण अगले दिन कुहू भी अपने सर में खुजली करने लगती है। तभी रम्या चाय लेकर अपनी बेटियों के कमरे में आती है और बोलती है, कुहू, जानवी, उठो, चाय पी लो। रम्या की बात सुनकर दोनों बहनें अपना सर खुजाते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग माँ। क्या बात है, खाज खुजली की प्रतियोगिता हो रही है क्या? तुम दोनों एक साथ अपना सर खुजा रही हो। कुहू, तेरे सर में तो जुएं नहीं है। माँ, ये कारस्तानी दीदी की है, कल से अपना सर खुजा रही थी, इन्हीं से पूछो, मुझे नहीं है जुओं से दोस्ती करने का शौक। कुहू बोल ही रही होती है कि सर खुजाते हुए जानवी के लंबे नाखूनों में अचानक से 4-5 जुएं फंस जाती है और उन्हें देखकर कुहू बोलती है, छी, इतनी सारी जुएं। माँ, मुझे नहीं पता कि ये जुएं मेरे सर में कहाँ से आई। जानवी बिना कुछ सोचे उन जुओं को बिस्तर पर फेंक देती है। ये देखकर उसकी माँ रम्या उसे सर पर एक थप्पड़ मारती है। तभी कुछ जुएं रम्या के हाथों में भी लग जाती है, जिसके बाद रम्या बोलती है, इससे पहले कि ये जुएं तहलका मचा दे जानवी, तुम मेरे साथ चल। रम्या जानवी का हाथ पकड़ते हुए उसे बाथरूम में लेकर आती है और रम्या बोलती है, कुहू, देख मेरे बटुए में पैसे रखे होंगे, भाग कर जा और केमिस्ट की दुकान से मेडिकेयर शैम्पू ले आ, और तू यही रुक, मैं भी आई। इतना बोलकर रम्या किचन में जाकर नारियल तेल और कपूर मिक्स करके लेकर आती है और जानवी के बालों में लगाती है और कपूर के तेल के कारण बालों में खुजली के जख्म पर जलन शुरू हो जाती है और जानवी बोलती है, माँ, आपने मेरे बालों में ऐसा क्या लगा दिया, मुझे मिर्ची की तरह जल रहा है। माँ, मैं सर धो लूं प्लीज। ज्यादा ड्रामे मत कर, जब मैं तेरे जैसी थी ना तो मेरी नानी हर हफ्ते मेरे बालों में कपूर और नारियल का तेल लगाती थी। माँ, इससे जुओं से छुटकारा मिल जाएगा क्या? अरे जुओं को मारने का ये रामबाण इलाज है, और अभी कुहू शैम्पू लेकर भी तो आ रही है, उससे बची कुची जुएं भी समाप्त हो जाएंगी। माँ, ये लो, ले आई शैम्पू। रम्या जल्दी से जानवी की जुओं वाले सर को मेडिकल शैम्पू से अच्छी तरह धोती है, जिस कारण जानवी के बाल खिंचने और टूटने लगते हैं और जानवी बोलती है, आउच! माँ, क्या कर रही हो, बाल टूट रहे हैं मेरे। अरे गंजा करोगी क्या? अगर तू आलसी नहीं होती ना तो आज तेरे सर में जुओं का खानदान इकट्ठा नहीं होता। अरे इतने लंबे बाल है तेरे, इन्हें हफ्ते में कम से कम 3 बार धोया कर। क्या माँ? अरे दीदी, हफ्ते में 1 बार ही बाल धो ले, वही बहुत है, महीने में तो सर धोती है। इसके बाल इतने गंदे हैं कि इन्हीं के कारण इनके सर में जुओं की सेना पल रही है। हाँ, एक तो ये आलसी निकम्मी महीने में 1 बार सर धोती है, और वो भी ठीक से नहीं। अरे पूरा डब्बा लगा दिया इसके सर में, फिर भी बाल चिपचिप कर रही है। माँ, और कितनी बेइज्जती करोगी आप मेरी? और कुहू, तुझे मैंने एक चाटे में बेहोश न किया ना तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। मेरी छोड़ो दीदी, देखो तुम्हारे सर की जुएं बेहोश हो गई होंगी। रम्या जल्दी से जानवी का सर वॉश करके जुओं वाली कंघी से सभी बेहोश जुओं को निकालती है। तभी रम्या बोलती है,
जानवी, मैं कंघी से तुझे जुए निकाल कर देती हूँ, तो जल्दी जल्दी मारियो। ठीक है माँ। रम्या लगातार जानवी को जुए देती है और जानवी उन्हें फर्श पर मारने लगती है। तभी कुहू बोलती है, जानवी दीदी, तुमने इतनी जुओं की हत्या करके इस सफेद फर्श को इन मासूमों के खून से लाल कर दिया। आखिर इन जुओं की रगों में खून भी तो जानवी का ही था। आप दोनों को मेरा मजाक बनाने में बड़ा मजा आ रहा है ना? और कुहू, तू भगवान करे तेरे बालों में भी लाखों जुए पड़ जाए और तुझे इतनी खुजली हो कि तेरी रातों की नींद हराम हो जाए। जब तू मेरी जगह पर होगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। दोनों बहनों को लड़ता देखकर रम्या बोलती है, अरे मेरी बेटियों, लड़ना बंद करो। और जानवी, तू जो ये जुओं की लाशें बिछी है ना, इनका अंतिम संस्कार कर जल्दी। माँ, जुओं का अंतिम संस्कार कैसा होगा? आपको पता है ना कि मुझे ये पहेलियाँ समझ नहीं आती। अरे दीदी, सिंपल, लाइजोल लो और इस फर्श को साफ कर दो। इस तरह जानवी की जुएं खत्म हो जाती है। वक्त बीतता है और जानवी की शादी मोहित नाम के लड़के से हो जाती है, जिसके बाद जानवी अपने ससुराल आती है, जहां उसकी सास कजरी उसका गृह प्रवेश करवाते हुए बोलती है, बहुरिया, ये नए घर संसार में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश के बाद बाकी की रस्में खत्म होती है, जिसके बाद जानवी अपने पति मोहित के साथ कमरे में चली जाती है। वक्त बीतता है। जानवी बहू होने के सारे फर्ज बखूबी निभाती है और एक बार फिर जानवी के सर में जुओं का गदर मच जाता है और जानवी बोलती है, हे भगवान, मेरे सर में फिर से खुजली हो रही है, कहीं फिर से जुए तो नहीं पड़ गई। इतना बोलकर जानवी किचन में काम करने लगती है, लेकिन उसके सर में खुजली और बढ़ जाती है और शाम को जब वो अपने बालों की चोटी बना रही होती है, तभी उसकी ननद सुहानी उससे बोलती है, भाभी, आप हर रोज एक ही सिंपल चोटी बना लेती है, आज मैं आपके लंबे बालों का स्टाइलिश जूड़ा बनाऊं? हाँ, क्यों नहीं। सुहानी जैसे ही अपनी भाभी के बालों का जूड़ा बनाने लगती है और मांग निकालती है, तभी उसकी नजर काली और मोटी जुओं पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बोलती है, छी भाभी, आपके बालों में कितनी जुएं हैं। का रे बहुरिया, तुम्हारे बाल में ढील है, तभी हम सोच रहे हैं कि मोहितवा हरदम अपन केस काहे नोचत रहते हैं। तोर जुआ के अंडा बच्चा ओकरे सर में भी पड़ गई है। माँ, आप भाभी को डांटो मत, मैं निकाल दूंगी जुओं को। सुहानी अपनी भाभी के सर में पड़ी जुओं को निकालने लगती है और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और फिर अंधेरा, लेकिन जानवी के सर की मोटी जुएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, जिस कारण वो ऊब कर बोलती है, भाभी, आपकी जुएं तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह से हजारों निकाल चुकी हूँ और आपके बालों में बहुत गंदगी और डैंड्रफ है। सुहानी, बहुरिया का जू खत्म हुआ कि नहीं? अरे नहीं माँ, सुबह से लगातार निकाल रही हूँ, लेकिन इनकी जुएं खत्म ही नहीं हो रही। अभी भी कितनी छोटी छोटी बची है और लीक तो अनगिनत है। मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई। जानवी जल्दी से किचन में जाकर सब्जी काटती है और तभी उसके सर में खुजली होने लगती है और उसे ऐसी खुजली करता देखकर उसकी सास कजरी किचन में आकर बोलती है, बहुरिया, एक काम कर, तू पहले जी भर के अपन कपार खुजा ले। माँ जी, आप मुझे ताने क्यों दे रही हैं? अरे मैंने थोड़ी ना जुओं को कहा था कि आओ मेरे सर में बसेरा कर लो। अरे मुझे खुजली हो रही है तो मैं क्या करूँ? बहुरिया, तू रसोई घर से बाहर जाकर पसर जा, कहे कि ये जुआ तो हर कपार के ऊपर भी मंडराते हैं और ये तू तो जानत है कि हम शाकाहारी है। इससे पहले कि तोर जुआ खाना के शोभा बढ़ा दे, हम खुद ही खाना पका ली है। तू जा। अपनी सास की बात सुनकर जानवी अपने कमरे में जाकर अपने सर को एक कपड़े से कवर करती है और बोलती है, अब मेरे सर की जुएं इस कपड़े से बाहर नहीं आएंगी, लेकिन इन जुओं ने काट काट कर मेरा सर सुन कर दिया है। समझ नहीं आ रहा ये कैसे खत्म होंगी। वक्त बीतता है और कजरी के कहने पर जानवी कभी अपने सर में सिरका, कभी कभी नींबू का रस और कभी फिटकरी लगाती, जिससे उसके सर की सभी जुएं मर जाती है, लेकिन लीकें वैसी ही रह जाती है। और कजरी बोलती है, जुओं का तो इलाज हुई गवा, लेकिन ये लीक अगर फिर से फुट गवा तो एक लीक फिर से जुआ के आविष्कार कर दी है। अब इके भगावे खातिर हमके आपन घरेलू उपाय करे के पड़ी। कजरी लीकों को खत्म करने के लिए अपने गांव के तरीकों को आजमाकर जुए वाली कंघी में धागा फंसाकर बहू के बालों के सभी लीकों को निकाल देती है और जड़ से खत्म कर देती है।
जिसके बाद जानवी के सर के सभी जू, लीक और खुजली होने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और जानवी अपने लंबे बालों का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। साथ ही अब वो हफ्ते में 3 बार अपना सर धोने लगती है। कुसुम हॉस्पिटल के बेड में लेटे लेटे नेहा से बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना गलत समझा, कितना भला बुरा कहा, मगर आज तूने मेरी जान बचाकर साबित कर दिया कि तू काफी समझदार है और मैं नादान हूँ। सोनिया, रवीश, सौरभ, कुसुम सब एक साथ खुशी खुशी रहते थे। रवीश एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करता था और उसकी पत्नी सोनिया और माँ कुसुम घर संभालती थी और उसका छोटा भाई सौरभ अभी पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ ही दिनों में सौरभ की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और उसे बेंगलोर की एक बहुत बड़ी कंपनी नौकरी ऑफर करती है। सौरभ सबकी रजामंदी से बेंगलोर चला जाता है। बेंगलोर में जब वो कंपनी में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक काफी मॉडर्न लड़की नेहा से होती है और सौरभ नेहा से बोलता है, हेलो मिस, माई सेल्फ सौरभ गुप्ता। मैं इस कंपनी में नया आया हूँ। हेलो सौरभ, मैं नेहा हूँ और मैं भी इस कंपनी में नई आई हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, देखकर अच्छा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ जो इस कंपनी में नया है। बात तो ठीक है, मगर मैं तो इस शहर में भी नहीं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस शहर में रहूंगी कहाँ। अगेन अ कोइंसिडेंस, मैं भी इस शहर में नया हूँ। लगता है कि घर भी साथ में ढूंढना पड़ेगा। जनाब, बाकी चीजें बाद में ढूंढ लेंगे, पहले हमें अपना डिपार्टमेंट ढूंढना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों डिपार्टमेंट ढूंढने चले जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें डिपार्टमेंट मिल जाता है, मगर इत्तेफाक से दोनों को एक ही डिपार्टमेंट मिलता है। ऑफिस से निकलते वक्त सौरभ बोलता है, इतनी सारी चीजें एक साथ करी हैं, अब और पता नहीं क्या क्या साथ करना पड़ेगा। लगता है भगवान भी हमसे काफी कुछ साथ में करवाना चाहता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फिर हमें साथ में घर ढूंढना चाहिए, अभी वही बेहतर होगा। हाँ, अगर अभी कोई घर नहीं मिला तो हमें बाहर सड़कों पर ही रात गुजारनी पड़ेगी। ऐसा कहकर दोनों कमरा ढूंढने में लग जाते हैं, मगर उन्हें कोई कमरा पसंद नहीं आता। काफी मेहनत मशक्कत के बाद उन्हें एक आलीशान कमरा मिलता है। उस कमरे का मालिक बोलता है, देखिए साहब, कमरा तो आपको मिल जाएगा और ऐसा आलीशान कमरा आपको पूरे धारावी में कहीं देखने को नहीं मिलेगा और किराया भी जायज है, सिर्फ 15,000 प्रति महीना। मकान मालिक की बात सुनकर सौरभ नेहा से बोलता है, नेहा, इस रूम का रेंट तो काफी ज्यादा है। रेंट तो ज्यादा है, मगर इससे अच्छा कमरा मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा। चलो साथ में रह लेते हैं और किराया आधा आधा भर देंगे। नेहा और सौरभ की बात सुनकर मकान मालिक बोलता है, साहब, हमारी सोसाइटी का नियम है कि हम कुंवारे लोगों को मकान किराए पर नहीं देते। इससे पहले कई कुंवारे जोड़ों की वजह से हमारी सोसाइटी बदनाम हो चुकी है। आप मुझे माफ कर दीजिए, आप कहीं और कमरा देख लीजिए। अरे अंकल जी, अभी 3-4 घंटों में रात हो जाएगी और हम कहाँ कमरा ढूंढे। आप कुछ भी करके यही कमरा दे दीजिए। देखिए, मुझे कमरा देने में कोई एतराज नहीं है, अगर आप लोग एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें तो। बाकी आप अपने आप देख लेना, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। सौरभ और नेहा सड़क पर रात गुजारते हैं, फिर किसी तरह इंतजाम करके ना चाहते हुए भी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और वहीं कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं। काफी कोशिशों के बाद उनकी जिंदगी ट्रैक पर आ गई थी। अब दोनों साथ रहते। उन्होंने किराए की तरह अपने काम भी आधे आधे बांट लिए थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। एक दिन सौरभ और नेहा साथ में घूमने जुहू बीच गए। शाम के समय सौरभ ने नेहा से बोला, नेहा, मैं चाहता हूँ कि हमें इस कागजी और दिखावटी शादी को सच में बदल देना चाहिए। हाँ सौरभ, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर कभी तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, फिर शादी की डेट कब की रखें? क्या डेट रखना, शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, बस तुम अपने घर वालों से इजाजत ले लो। ठीक है, मैं वक्त आने पर माँ और भैया भाभी को बता दूंगा। दोनों अब एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और एक दिन मौका देखकर अपनी माँ और भैया भाभी को सौरभ सब कुछ बता देता है। उसकी माँ अपनी बहू और बेटे से मिलने के लिए दोनों को घर बुला लेती है। नेहा काफी मॉडर्न होने की वजह से स्लीवलेस गाउन पहनकर ही
सौरभ के साथ चल पड़ती है। घर पहुँचते ही उसकी माँ कुसुम चौंक जाती है और सौरभ से बोलती है, बेटा ये तू किसे उठा लाया? माँ ये तुम्हारी बहू है। तो बहू को बोल हमारे घर के तौर तरीके सीख ले, भारतीय नारी की तरह। ठीक है माँ, तुम आरती उतारो, मैं नेहा को सब कुछ समझा दूंगा। कुसुम ऐसा सुनकर उन दोनों की आरती उतारती है। फिर अगला दिन आता है और सुबह सुबह कुसुम नेहा को आवाज लगाती है, छोटी बहू, ओ छोटी बहू, जरा इधर तो आना। हाँ माँ जी, बस अभी आई। कुछ ही मिनटों में नेहा नीचे आती है और तभी कुसुम बोलती है, छोटी बहू तू एक काम कर, आज तू खाना बना दे, बड़ी बहू किसी काम से बाजार गई है। ठीक है माँ जी, वैसे मैंने आज से पहले कभी खाना नहीं बनाया, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। नेहा अपने लैपटॉप से वीडियो देखकर खाना बनाने लग जाती है। तब तक उसकी भाभी यानी कि सोनिया भी वहाँ आती है। नेहा सोनिया से बोलती है, भाभी जरा मेरा खाना चखकर तो बताइए। सोनिया एक चम्मच खाना चखती है और अपने मन में बोलती है, आज तो इसने बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। अगर ये ऐसा ही करती रही तो मुझे कौन पूछेगा, और सासू माँ भी सारी जिम्मेदारियाँ इसे दे देंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद सोनिया नेहा से बोलती है, नमक और मिर्च काफी कम है, और वैसे भी माँ जी थोड़ा ज्यादा नमक खाती है, तो तुम इसमें थोड़ा नमक और मिर्च डाल दो। सोनिया की बात सुनकर नेहा उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च डाल देती है। जब कुसुम वो खाना खाती है तो वो नेहा को खूब खरी खोटी सुनाती है। आए दिन सोनिया कैसे भी करके नेहा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और कुसुम भी उसको रोज रोज खूब खरी खोटी सुनाती। एक दिन तो कुसुम ने सौरभ से बोला, बेटा ये तूने कैसी बहू ढूंढी है, घर का एक भी काम काज इसे ठीक से नहीं आता, हर बार कोई न कोई गड़बड़ ही कर देती है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इससे, न जाने तूने कैसे एक साल इसे झेला। ये तो सारा दिन बस फोन और लैपटॉप में लगी रहती है। इसे फोन से फुर्सत मिले तभी तो घर का कोई काम काज सीखेगी। क्या करे माँ, काफी मॉडर्न खानदान से है और ये मॉडर्न लोग ऐसी चीजें नहीं सिखाते अपनी बेटियों को। मैं फिर भी नेहा को समझा दूंगा। ऐसा कहकर सौरभ नेहा को समझाने चला जाता है। कुछ दिनों बाद कुसुम की तबीयत काफी खराब हो जाती है। बड़ी बहू सोनिया काम करने के डर से अपने मायके भाग जाती है। ऐसे में नेहा ही इंटरनेट पर पढ़ कर कुसुम की खूब देखभाल करती है। फिर अचानक ही कुसुम की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। सास की तबीयत को बिगड़ता देखकर नेहा हॉस्पिटल वालों को बुलाने के लिए कॉल करती है, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की वजह से डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। नेहा इधर उधर देखती है मगर उसे कोई सवारी नहीं मिलती। इसके बाद नेहा इंटरनेट से वीडियो देखकर कार चलाना सीख जाती है और सौरभ की कार में उसे बिठाकर हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर कुसुम का इलाज करके बोलते हैं, आप सही समय पे इनको लेके आ गई, वरना इनकी हालत और खराब हो सकती थी। अब ये खतरे से बाहर हैं, आप इन्हें लेके जा सकते। इसके बाद कुसुम हॉस्पिटल के बेड पर लेटी लेटे नेहा से बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना गलत समझा, कितना भला बुरा कहा, मगर आज तूने मेरी जान बचा के साबित कर दिया कि तू काफी समझदार है और मैं नादान हूँ। आपने जो भी कहा था मेरे भले के लिए कहा था। ये सब छोड़िए और घर चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों घर आते हैं और कुसुम अपनी सुपर मॉडर्न बहू नेहा को एक्सेप्ट कर ही लेती है। नीमा के सर से खून निकलने की वजह से नीमा डर जाती है और अपनी सास स्वस्तिक के पास जाकर बोलती है, देखिए ना सासू माँ, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। मेरा सिर तो धीरे धीरे सड़ जाएगा, मैं क्या करूँ? अरे ये जख्म तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चल मैं अभी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नीमा के सर में जख्म देखकर स्वस्तिक उसे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसके सर को चेक करके बोलती है, आप लोग अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते क्या? सिर को देखकर तो इतनी घृणा आ रही है। नीमा अपनी माँ सुलेखा को अपना सर खुजाते हुए बोलती है, देखो ना माँ, ये अजीब सी बीमारी लगी हुई है मुझे। सिर की खुजली की वजह से मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ जिससे ये खुजली मेरा पीछा छोड़ दे। अरे क्या हुआ तेरे सिर में? लगता है सर्दियों की वजह से मुझे डैंड्रफ हो गया है। आ मेरे पास बैठ और दिखा अपना सर। सुलेखा नीमा के सर में हाथ फेरती है और नाक सिकोड़ते हुए बोलती है, छी छी, क्या गंद भर लिया अपने सर में।
तेरे सर में तो जुओं का पूरा खानदान पल रहा है। मुझसे दूर रह, वरना मेरे भी हो जाएंगी। क्या जुए, वो भी मेरे सर में? अरे माँ, लगता है आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। जरा अच्छे से चेक करो, वो डैंड्रफ होगा। मैं झूठ नहीं कह रही, तेरे सिर में जुए हैं और एक दो नहीं, पूरा का पूरा सर भरा हुआ है तेरा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? अरे ये इन्फेक्शन जैसी बीमारी को लेकर तुम मुझसे और किचन से दूर ही रही हो। माँ, कम से कम आप तो ऐसा मत कहो। मेरे फ्रेंड्स के बीच में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। और तो और जब मैं अपने ससुराल वापस लौटूंगी तो मेरी सास तो मुझे घर में ही नहीं घुसने देगी। मेरे पास एक उपाय है। जल्दी बताओ ना माँ, मुझे टेंशन हो रही है। बताती हूँ। तो सबसे पहले बालों को अच्छी तरह धोकर उसमें कंडीशनर लगाकर नहा ले, फिर बताती हूँ क्या करना है। सुलेखा की इतनी बात को सुनकर नीमा फटाफट बालों को वॉश करके उस पर कंडीशनर लगाती है और गीले बालों में सुलेखा के पास आती है। सुलेखा उसे देखते हुए बोलती है, अब व्हाइट टॉवल और बारीक कंघी मेरे कमरे के ड्रॉर में पड़ी होगी, जा लेकर आ उसे। अच्छा माँ। नीमा उसके कमरे में जाकर कंघी और व्हाइट टॉवल लेकर आती है, जिसके बाद वो सुलेखा को देते हुए बोलती है, इससे क्या होगा माँ? मेरी सारी जुएं उड़कर आसमान में चली जाएंगी क्या? अरे ना समझ, तू बैठ पहले मेरे पास। सुलेखा उसे व्हाइट टॉवल बिछाने की कहती है और बालों को टॉवल पर झुकाते ही वो उसके बालों में कंघी करने लगती है। कंघी से झाड़ते ही टॉवल पर जुओं की बरसात हो जाती है। ये सब देखकर सुलेखा उसकी जुओं को अपने नाखून से मारते हुए बोलती है, हमारे जमाने में मेरी माँ मेरी और मेरी छोटी बहन के जुएं पड़ जाने पर यही इलाज करती थी। उन्हें तो हाथों से भी निकालना आता था। हाँ माँ, मेरे सर को बहुत आराम मिल रहा है, नहीं तो खुजा खुजा कर तो मैंने अपने सर में दर्द ही कर दिया था। और इस कंघी से तो मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। और देखो तो इस टॉवल पर कैसे जुओं की लाशें बिछ गई हैं। जुओं से हमारे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। जुएं हमारे सिर में रहती भी हैं और हमारा खून भी चूसती हैं, जिसकी वजह से हमारे सर में खुजली और जख्म बन जाते हैं। इसलिए इसका इलाज पहले ही कर लो तो ही अच्छा है। माँ, आपके सिर में कभी जुएं पड़ी? तू पहले अपने सिर की जुएं निकाल ले, मेरे सिर की बाद में बात करियो। सोच रही हूँ एक दो प्राणी आपके सर पे भी ट्रांसफर कर दूं, इनकी पार्टी हो जाएगी आपके सर पे भी। अच्छा, मेरे क्यों? अपनी सास के सिर में डालियो और हो सके तो अपने ससुर के भी सिर में डाल दियो। अरे ना रे बाबा। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, इस टॉवल को बहुत अच्छे तरह से धो लियो, वरना किसी और की भी जुएं चढ़ जाएंगी। इसलिए कहते हैं अपनी कंघी, रुमाल और टॉवल किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ओ, अब समझ में आई बात। तेरा दिमाग भी तेरी तरह ऑलवेज लेट है। थैंक्स माँ, मेरी हेल्प करने के लिए। अच्छा हुआ जो आपने समय रहते मेरी सारी जुएं निकाल दी, वरना मेरी सास मेरे जुओं वाले बाल देखती तो बड़ी दिक्कत हो जाती। चलो, कल मुझे वापस भी जाना है तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। अरे सही से साफ कर ले, नहीं तो दोबारा हो जाएंगी। नीमा सुलेखा की बात को अनसुना करके लापरवाही करती है। अगले दिन वो अपना बैग पैक करके अपने ससुराल वापस लौट जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो अपनी सास स्वस्तिक के पैर छूकर बोलती है, कैसे हो माँ जी? घर बहुत सुना हो गया था तेरे जाने से। और तेरे मायके वाले ठीक तो है? हाँ माँ जी, माँ, भैया, दीदी, पापा सब ठीक है। अरे माँ जी, आपको कुछ बताना था, मैं तो भूल ही गई। अरे तनिक थम जा, थोड़ा आराम कर ले, अभी ही आई है और बातों की रेल बनाना शुरू कर दी। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। नीमा वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद उसे अपने पति अजीत के साथ उसके दोस्त की शादी का इनविटेशन आता है, जिसमें नीमा भी अजीत के साथ जाती है। पार्टी में वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसका एक हाथ हमेशा उसके बालों और सर पर खुजाते हुए ही था। ये देखकर सब लोग वहाँ उसे नोटिस कर रहे थे। उन्हें इस तरह से देखकर नीमा अपने मन में अपने आप से बोलती है, हे भगवान, मेरे सर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? कहीं मुझे दोबारा से जुए तो नहीं हो गई? अगर ऐसे ही सर खुजलाती रहूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे सर में जुओं का अड्डा बना हुआ है। यार, साफ तो की थी मैंने, दोबारा से हो गई है क्या? तभी वो शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन के साथ फोटो क्लिक करवाने जाती है। नीमा बार बार अपने हाथ से सर में खुजा रही थी। ये देखकर कैमरामैन उसे बोलता है, अरे मैडम जी, ये पोज शूट नहीं कर रहा, अपने हाथों को नीचे कर लीजिए। कैमरामैन के इतना बोलने पर भी
वो खुजली की वजह से बार बार अपने सर को खुजाते हुए फोटो क्लिक करवाती है, जिसे देखकर अजीत बोलता है, ये तुम्हें हुआ क्या है? समझ नहीं आ रहा क्या? ये अनहाइजीनिक हरकतें करना बंद करो, तुम पूरी पार्टी में मेरी बेइज्जती करवाओगी। इतना बोलकर अजीत उसे पार्टी से लेकर घर आता है और उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, ये क्या ड्रामा लगा रखा था? सारा मूड खराब कर दिया। थोड़ी देर और रुकी होती तो सब के सब वहाँ तुम्हारा इंटरव्यू लेने आ जाते और कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर तुम्हारी सिर खुजाते हुए फोटो छपती। आप गुस्सा मत होइए प्लीज। इतना बोलकर अजीत वहाँ से चला जाता है और नीमा अभी भी अपने सर को ही खुजा रही थी और इसी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है और वो डर जाती है। वो स्वस्तिक के पास जाती है और स्वस्तिक उसका सर देखकर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसके सर को चेक करके डॉक्टर बोलती है, ये क्या हाल कर लिया है आपने अपना सर खुजा खुजा कर। इतना बुरा हाल है तुम्हारे सर का कि जुओं ने अपना साम्राज्य इतना बढ़ा लिया कि तुम्हारा सर सड़ चुका है, जिसमें फोड़े और घाव बन चुके हैं। खुजली की वजह से तुमने उसे खरोच दिया है और वो जख्म बन गए हैं। अब मैं तुम्हें दवाइयाँ और कुछ लोशन लगाने के लिए देती हूँ, उसे डेली इस्तेमाल करना और अपने शरीर की साफ सफाई पर ध्यान देना। जी डॉक्टर। कितने दिनों में ठीक हो जाएगा इसका सिर डॉक्टर? अब बीमारी बड़ी शिद्दत से पाली है तो जाने में भी वक्त लगेगा। आप 1-2 बार चेकअप के लिए आ जाइएगा। ठीक है डॉक्टर। दवाइयों, लोशन और पर्सनल हाइजीन का रेगुलर अच्छे से ख्याल रखने पर नीमा के सर के जख्म ठीक हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में उसके बाल और भी चमकदार और खूबसूरत हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।